समय इस संसार की सबसे कीमती वस्तु है। इसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते। अगर एक बार यह बीत जाए तो वापस नहीं आता। खोए हुए समय को हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए हर इंसान का फर्ज है कि वो इसकी इज्जत करे और इसका सदुपयोग करे। समय और पैसे की दौड़ में हमेशा ही समय की जीत होती आई है और होती रहेगी। पैसा कमाना आपको अमीर जरूर बना देगा, लेकिन समय को जीतना आपको सफल बनाता है। एक प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियर ने कहा है, आई वेस्टेड टाइम एंड नाउ टाइम इज वेस्टिंग मी। यानी मैंने समय को बर्बाद किया और अब समय मुझे बर्बाद कर रहा है। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि शायद आज की वीडियो में मैं समय के महत्व के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। जी हां, समय, टाइम या वक्त, जिस भी नाम से हम इसको पुकारें, ये बहुत बलवान है। इस दुनिया में सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स, जिंदगी और मौत के बीच में अंतर के लिए एक पल ही काफी होता है। हमें कभी भी समय के आगे अपनी धन दौलत, जायदाद, ऐशो आराम वगैरह का बखान नहीं करना चाहिए। यानी कि इन चीजों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय राजा को रंक और रंक को राजा बनाने की हैसियत रखता है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी बलवान समय यानी कि टाइम सब्जेक्ट पर 1965 में बनी मल्टी स्टारर सुपरहिट फिल्म वक्त का रिव्यू देने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिव्यू शुरू करूं, मैं आप सबको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि मेरे चैनल द्वारा बनाई गई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये फिल्म 30 जुलाई 1965 को BR फिल्म्स के बैनर तले रिलीज हुई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे BR चोपड़ा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था उनके भाई यश चोपड़ा ने। इस फिल्म की कहानी लिखी थी अख्तर मिर्जा ने और इस फिल्म के संवाद यानी कि डायलॉग्स लिखे थे अख्तर उल ईमान ने। मल्टी स्टारर फिल्मों का बॉलीवुड में ट्रेंड शुरू करने वाली इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर, साधना शिवदासानी, शर्मिला टैगोर, बलराज सानी, अचला सचदेव, रहमान खान, मदनपुरी, शशिकला, मोतीलाल और जीवन ने। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम इस फिल्म की कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों की सिलेक्शन के बारे में आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूं। तो हुआ यूं कि BR चोपड़ा साहब इस फिल्म में लीड रोल्स के लिए उस समय के मशहूर एक्टर्स राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को लेना चाहते थे। एक दिन BR चोपड़ा जी अपने परम मित्र बिमल रॉय से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। बातों बातों में चोपड़ा जी ने अपने दिल की इस मंशा को बिमल रॉय को बताया। बिमल रॉय उस समय फिल्म जगत के मशहूर प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। वो फिल्म निर्माण और फिल्म निर्देशन की बारीकियों को खूब पहचानते थे। कुछ देर गंभीरता के साथ सोचने के बाद बिमल रॉय बोले कि तुम इस फिल्म में जो मुख्य भूमिकाओं के लिए राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को लेने की बात कर रहे हो, उससे एक समस्या होगी जो कि तुम्हारी फिल्म के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो जब चोपड़ा जी ने कारण पूछा तो बिमल रॉय बोले कि तुम जो फिल्म बना रहे हो वो 3 भाइयों की कहानी है जो किसी कारण से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, लेकिन क्योंकि
तुम राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर को इन रोल्स के लिए लेना चाहते हो, और ये तीनों सगे भाई हैं, इनकी शक्लें आपस में बहुत मिलती हैं, तो दर्शक इस बात को कैसे हजम करेंगे कि तीनों भाई एक दूसरे को फिल्म के अंत तक पहचान ना सकें। बिमल रॉय की यह सलाह बी.आर. चोपड़ा को पसंद आ गई और उन्होंने वक्त फिल्म में तीन भाइयों के रोल्स के लिए राजकुमार, सुनील दत्त और शशि कपूर को चुना। इस फिल्म में संगीत दिया था संगीतकार रवि ने और गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने। इस फिल्म के 8 गीत हैं जिन्हें आवाज दी है मोहम्मद रफ़ी, आशा भोंसले, मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने। इस फिल्म के 2 गाने वक्त से दिन और रात और मैंने एक ख्वाब सा देखा, उस साल इन दोनों गीतों को बिनाका गीतमाला में शामिल किया गया। उस समय म्यूजिक डायरेक्टर्स शंकर जयकिशन एक मुख्य जोड़ी के रूप में सामने आए थे। 1965 में उन्होंने जिंदगी, आरजू, गुमनाम, जानवर, आम्रपली और बदतमीज जैसी सफल फिल्मों में अपना संगीत दिया था। लिहाजा इस फिल्म में म्यूजिक डायरेक्शन के लिए पहले इसी जोड़ी को साइन किया गया, लेकिन उस समय शंकर जयकिशन की जोड़ी गीतकार शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर की टीम के साथ काम करती थी। क्योंकि बी.आर. चोपड़ा साहब ने इस फिल्म में आशा भोंसले और महेंद्र कपूर को भी मौका दिया था, ये बात शंकर जयकिशन को गवारा न हुई और उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस फिल्म में संगीत देने का काम मिला रवि साहब को। वक्त ने बॉलीवुड में पहले से चले आ रहे परिवारों के बिछड़ने और मिलने के ट्रेंड को जारी रखा। इस फिल्म से पहले 1943 यानी 1943 में इसी सब्जेक्ट पर अशोक कुमार और मुमताज शांति को लेकर एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था किस्मत। किस्मत की कहानी एक खुशहाल परिवार के इर्द गिर्द घूमती है जिसके फैमिली मेंबर्स समय के फेर के कारण एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है दोबारा से मिलने की जद्दोजहद का एक सिलसिला। वक्त से पहले यश चोपड़ा ने 1959 में धूल का फूल और 1961 में धर्मपुत्र बनाई थी। कुछ फिल्म समीक्षकों का कहना था कि यश चोपड़ा पर भारत के विभाजन का इतना मानसिक असर पड़ा कि उन्होंने अपनी हर एक फिल्म में परिवारों का बिछड़ना और मिलना दिखाया। यह उनका एक पसंदीदा विषय बन गया था। एक प्रसिद्ध फिल्मी मैगजीन को इंटरव्यू देते वक्त चोपड़ा जी ने कहा था कि वक्त फिल्म में दिखाया गया भूकंप का सीन उन्हें देश के बंटवारे में बिछड़े परिवारों की याद दिलाता है। धूल का फूल और धर्मपुत्र सीरियस सब्जेक्ट्स पर बनी फिल्में थी। यही वजह थी कि ये फिल्में हिट ना हो सकी। इस बात का यश चोपड़ा जी को मलाल था, इसलिए वो अब एक ऐसी मल्टी स्टारर मसाला फिल्म बनाना चाहते थे। यश चोपड़ा को वक्त के लिए उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। 3 घंटे 26 मिनट लंबाई वाली इस फिल्म की कहानी लाला केदारनाथ के परिवार को दिखाती है। लाला केदारनाथ, जो कि एक सफल व्यापारी हैं, वो अपने 3 बेटों राजू, बबलू और मुन्ना और अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहे होते हैं। अपने बेटे की बर्थडे पार्टी में लाला केदारनाथ एक एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं जो कि उन्हें वक्त की अहमियत के बारे में बताते हैं, लेकिन लाला केदारनाथ उनकी बातों को हंसकर टाल देते हैं और अपने तीनों बेटों का भविष्य खुद बनाने की घोषणा करते हैं।
उसी रात एक भयंकर भूकंप के कारण उनका घर बार नष्ट हो जाता है और सारा परिवार एक दूसरे से बिछड़ जाता है। परिवार की तलाश में लाला केदारनाथ से अनजाने में एक कत्ल हो जाता है और वो जेल चले जाते हैं। वक्त के साथ तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा राजू एक चोर बन जाता है और वो चिनाई सेठ के यहाँ काम करता है। मंझला बेटा बबलू एक अमीर परिवार के यहाँ पलकर एक नामी वकील बन जाता है और सबसे छोटा बेटा मुन्ना अपनी माँ के साथ गरीबी में जीवन व्यतीत करता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो एक ड्राइवर की नौकरी करता है। इसके बाद इस कहानी में कई रोमांचक मोड़ आते हैं और अंत में बिछड़ा हुआ परिवार दोबारा मिल जाता है। अंत में लाला केदारनाथ वक्त की अहमियत के बारे में समझाते हैं और अपने तीनों बेटों को नसीहत देते हैं कि वक्त ही आदमी को बनाता और बिगाड़ता है। 1965 में यह फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में पहले स्थान पर रही। 65 लाख के बजट की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 3 करोड़ की कमाई करके ब्लॉकबस्टर की ख्याति प्राप्त की। इसी साल शशि कपूर और नंदा को लेकर बनी फिल्म जब जब फूल खिले करीब 2.25 करोड़ की कमाई करके दूसरे नंबर पर रही। तीसरी पोजीशन पर करीब 2.25 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली फिल्म थी मनोज कुमार और माला सिन्हा की हिमालय की गोद में। इस फिल्म से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताता हूं। हुआ यूं कि जैसे कि आप जानते हैं इस फिल्म में राजकुमार का रोल बहुत दमदार था। यही वजह थी कि सुनील दत्त शुरू में इस फिल्म को साइन नहीं करना चाहते थे। उनको डर था कि राजकुमार के रोल के आगे कहीं उनका रोल फीका ना पड़ जाए। लेकिन किसी तरह से बी.आर. चोपड़ा ने सुनील दत्त को इस रोल के लिए मना लिया। लेकिन सुनील दत्त का डर तब सही साबित हुआ जब उन्होंने पाया कि इस फिल्म के बहुत से दमदार डायलॉग और दमदार सीन राजकुमार के हिस्से में है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्म एक्टर राजकुमार, जिनका तकिया कलाम था जानी, अपनी सनक के लिए भी काफी चर्चा में थे। माना जाता है कि उन्होंने जंजीर में काम करने के लिए सिर्फ इसलिए मना कर दिया था कि उनको प्रकाश मेहरा का चेहरा पसंद नहीं था। हालांकि यह सुनी सुनाई बात है और इस पर विश्वास करना कठिन लगता है, लेकिन उनके इनकार से अमिताभ बच्चन को सुपरस्टारडम के लिए एस्केलेटर पर कदम रखने में मदद मिली। फ्रेंड्स, राजकुमार साहब के बारे में एक और बात मशहूर थी। कोई भी फिल्म साइन करने से पहले वो 48 घंटे का वक्त लिया करते थे। इस टाइम पीरियड में अगर उनको इस फिल्म की कहानी, उनको ऑफर किया गया रोल, सपोर्टिंग कास्ट और उनके डायलॉग पसंद आ जाते, तभी वो उस फिल्म को साइन किया करते थे। लिहाजा वक्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। हालांकि राजकुमार का रोल काफी सीरियस था और यही वजह थी कि उनके रोल पर कोई गीत नहीं फिल्माया गया था। लेकिन राजकुमार ने इस बात को लेकर कोई शिकायत नहीं की। वो जानते थे कि अगर उनके कैरेक्टर पर कोई गीत फिल्माया गया तो वो उनके सीरियस रोल के साथ नाइंसाफी होगी। राजकुमार से पहले ये रोल धर्मेंद्र को ऑफर किया गया था, लेकिन धर्मेंद्र ने यह कहकर मना कर दिया कि वो बड़े भाई का रोल नहीं करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस फिल्म के तीसरे कैरेक्टर मुन्ना यानी शशि कपूर के बारे में। टाइम था जब शशि कपूर एक फ्लॉप एक्टर के रूप में जाने जाते थे। मेन लीड में उन्होंने अभी तक कोई हिट फिल्म नहीं दी थी। हालांकि वक्त से पहले बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा ने उन्हें 1961 में अपनी फिल्म धर्मपुत्र में
लीड रोल में लिया था। लेकिन शशि कपूर इस फिल्म में अपनी एक्टिंग से खुश नहीं थे। हालांकि इस फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था, लेकिन शशि कपूर ने ये अवार्ड नेशनल अवार्ड लेने से मना कर दिया था। जब शशि कपूर को ये फिल्म ऑफर की गई तो उन्हें इसे झट से साइन कर दिया। इस फिल्म को साइन करने के पीछे एक और वजह थी। जुलाई 1958 में शशि कपूर की शादी जेनिफर कैंडल से हुई थी और इस वजह से कपूर खानदान उनसे खफा था। और तो और दोस्तों, उनका कैरियर ग्राफ गिर रहा था और घर चलाने के लिए उन्हें पैसे की सख्त जरूरत थी। शशि कपूर के ऑपोजिट शर्मिला टैगोर को कास्ट किया गया। B.R. चोपड़ा की अपनी फिल्मों में युवा चेहरे दिखाने की मांग इन दोनों अदाकारों ने पूरी की। वक्त फिल्म के एक सीन में दिखाया गया है कि शशि कपूर और शर्मिला टैगोर कॉलेज की एक क्लास अटेंड कर रहे होते हैं। कॉलेज की इस क्लास में लेक्चर देने वाले टीचर और कोई नहीं बल्कि इस फिल्म के डायलॉग राइटर अख्तर उल ईमान हैं। इस फिल्म के एक और सीन में दिखाया गया है कि शशि कपूर और शर्मिला टैगोर एक कार ड्राइव कर रहे होते हैं। शर्मिला टैगोर कार चला रही हैं और शशि कपूर उनकी बगल में बैठे हैं। क्योंकि शर्मिला टैगोर को ड्राइविंग नहीं आती थी, इसलिए इस सीन के हर टेक के बाद शशि कपूर उनको टिप्स दे रहे थे गाड़ी सही तरीके से चलाने की। एक टेक में तो शशि कपूर ने शर्मिला टैगोर को यह तक कह दिया था कि एक्सीडेंट करने से पहले वो ये सोच लें कि वो शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। गौरतलब है कि 1958 में शशि कपूर की जेनिफर कैंडल से शादी हुई थी। इस फिल्म की दूसरी एक्ट्रेस साधना शिवदसानी के बारे में भी एक किस्सा मशहूर है। जिस समय साधना को वक्त फिल्म में लिया गया, उस समय उनका कैरियर ग्राफ शिखर पर था। इससे पहले उन्होंने H.S. रवेल की फिल्म मेरे महबूब में काम किया था। मेरे महबूब फिल्म में उन्होंने कुर्ती और चूड़ीदार ड्रेस पहनी थी, जो कि उन्हें पसंद थी। जब उन्हें वक्त के लिए साइन किया गया तो वो इस फिल्म में भी कुर्ती और चूड़ीदार ड्रेस ही पहनना चाहती थी। लिहाजा उन्होंने अपने ड्रेस डिजाइनर भानु अथैया को अपनी इस इच्छा के बारे में बताया। एक दिन की बात है, यश चोपड़ा साधना से मिलने उनके बंगले पर पहुंचे। जब साधना उनसे मिलने आई तो वो इसी ड्रेस में थी, यानी कि कुर्ती और चूड़ीदार वाली ड्रेस में थी। उन्हें देखते ही चोपड़ा साहब कह उठे, मुझे आपका यही लुक अपनी फिल्म में चाहिए, आप इसी ड्रेस में मेरी फिल्म में काम करेंगी। इस फिल्म में उनकी ये ड्रेस इतनी लोकप्रिय हुई कि उसका ट्रेंड चल पड़ा और जल्दी ही वो ड्रेस फैशन में आ गई। इस फिल्म की दोनों एक्ट्रेस साधना और शर्मिला टैगोर का इकट्ठों का पूरी फिल्म में एक सीन है। असल जिंदगी में वो एक दूसरे की रिश्तेदार तब बनी जब 2012 में शर्मिला टैगोर के बेटे सैफ अली खान और बबीता की बेटी करीना कपूर की शादी हुई। करीना कपूर की मां बबीता कपूर साधना की चचेरी बहन है। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा और यश चोपड़ा हॉलीवुड लाइफस्टाइल से इस कदर से प्रभावित थे कि वो अपनी फिल्म में भी उसी तरह के सेट्स लगवाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस विषय में गहरी रिसर्च की और देश विदेश की मैगजीन से इंटीरियर डेकोरेशन के आइडियाज लिए। तो फ्रेंड्स, चलते चलते इस फिल्म द्वारा जीते गए अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। 1965 में आयोजित फिल्म फेयर अवार्ड्स में वक्त को 5 अवार्ड्स हासिल हुए। बेस्ट डायरेक्शन के लिए यश चोपड़ा को, बेस्ट स्टोरी के लिए अख्तर मिर्जा को, बेस्ट डायलॉग डिलीवरी के लिए अख्तर उल ईमान को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए राजकुमार को और बेस्ट सिनेमेटोग्राफर के लिए धर्म चोपड़ा जी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था
1965 में बनी फिल्म वक्त का एक रिव्यू। अगर आपको मेरा यह रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मैं अपने चैनल की ट्रैवल रिव्यू सीरीज के लिए एक ट्रैवल वीडियो लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। धन्यवाद।